हाँ, आप थे ये, और शायद एक दो जने और थे। देखिए, हम लोगों के अब तक के जो पोर्शन में वेब टेक्नोलॉजी वाला पेपर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट नेटवर्क्स, काफी चीजें हम लोगों ने पिछली 3-4 क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। और HTML वाला जो पोर्शन था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था टैग्स के बारे में, और फॉर्म टैग। हम्म। HTML दोबारा। ओके। और कोई आना है? बाकी सब लोग हो गए? देखिए, हम लोगों का जो सिलेबस है, चाहे से वो एडवांस का हो चाहे से वो बेसिक का हो, तो वेब टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है उसमें मिक्स सिलेबस है हमारा। चाहे से वो एडवांस के लिए हो चाहे से वो बेसिक के लिए हो, तो हमें प्रिपरेशन इस तरह से करनी है ताकि हमारा एडवांस और बेसिक दोनों में पूरा कमांड रहे, होल्ड रहे। ठीक है। कुछ टॉपिक्स इतने सिंपल हैं बट वो पूछे कहाँ से जा रहे हैं उनके बारे में हमें फोकस करना है। क्योंकि मैं पिछले दिनों में पेपर को देख रहा था, तो अब तक के पिछले 5 से 10 साल का जो ट्रेंड रहा है, जनरली क्वेश्चंस ऐसी जगह से पुट किए गए हैं जहां पे एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है उन पे फोकस नहीं करता है। उदाहरण के तौर पे जब हम कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मेंटेलिटी ये होती है कि वो, जब इंट्रोडक्शन होता है, चैप्टर का फर्स्ट पेज होता है या कोई भी टॉपिक की शुरुआत होती है, तब तक अटेंटिव रहता है। देन जैसे जैसे वो टॉपिक आगे फर्दर प्रोसीड होता है, हमारा चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस आते हैं, वहां पे जाके वो जो सिंसियरिटी और फोकस है उसको कम कर देता है। लेकिन क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, जहां पे जाकर के हम छोड़ देते हैं वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चंस वहां से उठते हैं। तो कहने का मतलब, मेरी पिछली क्लासेस में भी मैंने आप लोगों को ये कहा था कि हम जिस टॉपिक के बारे में पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं है कि सिर्फ हम केवल ऑब्जेक्टिव, हमने इतने लिमिटेड ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए और वहां पे काम खत्म हो गया। जब हम किसी टॉपिक की बात करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस हमारे नेटवर्किंग के, कुछ क्वेश्चन हमारे इंटरनेट से रिलेटेड हैं। तो सारे हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी कहा था कि ये जो वेब का पेपर है, इस वेब के पेपर में आपका नेटवर्क का भी पार्ट है, आपका डेटाबेस का भी पार्ट है और आपका डिजाइनिंग का भी पार्ट है। इन तीनों को क्लब करके ही हम वेब एप्लीकेशन की ओर जाते हैं। ठीक है। जब तक हमारे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम वेब एप्लीकेशन कर भी लेते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखिए, यहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी कि ये हमारी एक मशीन है। ठीक है। और इस मशीन में कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, और ये हमारा सीपीयू, और ये माउस है। ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन आपका इनपुट सेक्शन है, ये आपका आउटपुट, ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। जब आप इसको पावर सप्लाई करते हो, और आप इसकी पावर सप्लाई करने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो। ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन के बाद इंटरनेट रिलेटेड एप्लीकेशंस आती है, जो हम वेब एप्लीकेशंस के नाम से जानते हैं। वेब की जहां पे बात आ जाती है हमारी, वेब एप्लीकेशन मींस जिसका एग्जीक्यूशन कहां पे हो रहा है, ब्राउजर पे हो रहा है, और डिस्प्ले हमें ब्राउजर कर रहा है, आउटपुट। अब ये बेसिक सिनेरियो हमको सबको पता है कि भी जब हम सिस्टम के थ्रू कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो या तो वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन होगी हमारी, या फिर वेब बेस्ड होगी। ठीक है। जब हम यहां पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं, तो वो डॉस प्रॉम्प्ट भी हो सकता है, वो हमारा विंडो भी हो सकता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। हमारा सेक्शन जो है ये वाला पोर्शन है, यहां से शुरू होता है हमारा, कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस क्या है। हम उस इंटरनेट को यहां पे अप्लाई करके उस सिस्टम को कैसे यूज में लेते हैं। मेरी पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मशीनरी की यूटिलिटी जो है, उपयोगिता, इसके आने के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गई।
पहले जब ये सिस्टम आया था तो इनिशियल फेज में साइंटिस्ट ने इसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया था, कैलकुलेशन फास्ट हो। उसके बाद जब इंटरनेट लॉन्च हुआ, आपको पता है हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, 1969 से शुरुआत हुई और 1991 के जो ईयर था, इस ड्यूरेशन में पूरा नेटवर्क और इंटरनेट हमारा डेवलप हुआ। अब इस ड्यूरेशन में भी कब कब क्या क्या हुआ इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे ही ये इंटरनेट और नेटवर्क टेक्नोलॉजी आई तो ये कैलकुलेशन वाला काम तो है वो खत्म हो गया और ये बढ़कर के आ गया कम्युनिकेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में जब इनिशियल फेज में इंडिया में या हमारे 1980s के दौर में जब पॉपुलर होना शुरू हुआ इंटरनेट, तो ईमेल कम्युनिकेशन की बात आई कि ईमेल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, सेंड और रिसीव कर रहा है मैसेज को। ठीक है, अब इससे पहले आपको यह मालूम है कि इस सिनेरियो के आने से पहले हमारे पास जो था वो सिस्टम कौन सा था, डाक सिस्टम था, पोस्टल डिपार्टमेंट जो था। पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या होते थे, हमारे लेटर सेंड करते थे हम, हमारे जो है टेलीग्राम होते थे। ठीक है, अब टेलीग्राम जो आया था तो टेलीग्राम आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जब लेटर भेजते थे तो उसमें टाइम लगता था, लेकिन फास्ट मैसेज भेजना है इमीडिएट, आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा है, तो वहां पे टेलीग्राम काम में लिया जाता था। तो टेलीग्राम में केवल क्या होता था, टेक्स्ट मैसेज जा रहा था। टेक्स्ट मैसेज भी क्या होता था, सिंगल लाइन का होता था। जब एक सिंपल सी सूचना दी जाती थी कि जल्द से जल्द यहां पहुंच जाओ, इस टाइप की मैसेज का कल्चर था टेलीग्राम कम्युनिकेशन में। इन सबको धीरे धीरे रिप्लेस किसने किया, हमारे नेटवर्क टेक्नोलॉजी ने। अब जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात आई तो हम लोगों को ये पता है कि भी नेटवर्क जो है कम्युनिकेट करेगा या तो सिग्नल के पैटर्न पे या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन के पैटर्न पे। तो जब नेटवर्क आया तो नेटवर्क में भी सबसे पहले मार्केट में आया था रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता था कि वो सिग्नल्स कैच करता था रेडियो, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चलती थी हमारी। ठीक है, तो रेडियो कम्युनिकेशन में क्या हुआ, सुन रहा है व्यक्ति और वो एक तरफ वहां पे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो बोल रहा है। रेडियो कम्युनिकेशन के बाद आया हमारा कौन सा, टेलीफोन कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि हम लोग बोल भी रहे और सामने वाला सुन भी रहा है। ये दोनों कम्युनिकेशन में ज्यादा यूजर ने इसको बेनिफिशियल नहीं माना। फिर आया कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर कम्युनिकेशन जब हम कंप्यूटर लॉन्च कर चुके थे, ये डिवाइस कंप्लीट बना चुके थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कंप्यूटर्स के थ्रू क्या कनेक्शन किया जाए। तो हम लोगों को ये पता है कि नेटवर्क जब बनता है तो नेटवर्क या तो दो पैटर्न का होगा, वायर्ड या फिर वायरलेस। वायरलेस में हमारे रेडियो नेटवर्क और हमारा मोबाइल नेटवर्क आ गया, और वायर्ड में हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आएगा। तो कंप्यूटर्स को जब कनेक्ट किया जा रहा था तो एक कंप्यूटर मशीन है, ठीक है, जिसको हम N1 बोलते हैं, और ये दूसरा है N2 है, और ये तीसरा है N3। ये तीन सिस्टम हो गए अलग अलग इंडिविजुअल। जब इनको कनेक्ट करने की बात आई तो कनेक्ट क्यों करने की बात आई, तो सबसे पहले आपको पता है कि डीओडी ने इसको कनेक्ट करने के बारे में सोचा। डीओडी की फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, कहां पे था, ये यूएसए में था। यूएसए की मिलिट्री जो थी उसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा गया। उन्होंने क्या प्लान किया कि हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे यूएसए में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी यूनिवर्सिटीज है जहां पे रिसर्च हो रहा है, उस रिसर्च को हम हमारे डिफेंस के साथ कनेक्ट करें। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और अपने साथ एसोसिएट कर लिया। 1969 में जब इन्होंने इस कंप्यूटर नेटवर्क को बना लिया, कनेक्ट किया, इसको उन्होंने नाम दे दिया एरपानेट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब बात आई कि जब ये कंप्यूटर का कनेक्शन बनाया जा रहा था तो कैसे बनाया उन्होंने, तो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, काम में लिया वायर। इसीलिए कंप्यूटर कनेक्शन को हम वायर्ड कनेक्शन बोलते हैं हमेशा। अब वायर्स जब हम काम में ले रहे थे तो ये दो पैटर्न में कनेक्शन बनाया जा रहा था। क्या,
वायर या तो गाइडेड या फिर अनगाइडेड। अब इसमें जो वायर्स हम लोगों ने काम में ली, हम लोगों को मालूम है कि वो वायर्स जो है अलग अलग टाइप की है और अलग अलग उसकी कैपेसिटी है, जिसमें हमारे पास यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केबल लेकर के इन्होंने इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। जैसे ये सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए तो बेनिफिट क्या मिला? व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट ये मिला कि इस सिस्टम की डेटा को ये सिस्टम भी एक्सेस कर पा रहा है और इस डेटा को ये सिस्टम भी एक्सेस कर पा रहा है। दूसरा बेनिफिट रिसोर्स की शेयरिंग, कि भाई सिस्टम नंबर 1 के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है और इस प्रिंटर को ये भी एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्सेस कर रहा है। तो ये सारे बेनिफिशियल कंडीशंस यहां पे नेटवर्क क्रिएट करने के बाद मिलने लगे। जब ये नेटवर्क क्रिएट किया गया तो एक और चीज बात आई कि भी इनको कनेक्ट कैसे किया जाएगा, पैटर्न क्या बनाया जाएगा। तो पैटर्न, ये जो वायरिंग का पैटर्न है ना, वो वायरिंग का पैटर्न अपने आप में क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वायरिंग पैटर्न, हमने बोला कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वायरिंग की जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क हमेशा वायर्ड नेटवर्क होगा। तो वायरिंग करने के लिए जो पैटर्न अपनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हम्म। हम्म। टोपोलॉजी। हमने पढ़ा था द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के तरीके को हम क्या करेंगे? टोपोलॉजी बोलेंगे। अभी जो मैंने ये एग्जांपल लिया है, यहां पे लिखा है बोर्ड पे, उसके अकॉर्डिंग ये किस टोपोलॉजी से बनाया गया है? ये बस टोपोलॉजी से बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टार भी है, मैश भी है और रिंग टोपोलॉजी भी है, जो ये क्या बताएगी कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस तरह का कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है। अगर मैं बात करूं कि सिंपल एक लैब बनानी है तो वहां पे आपको बस टोपोलॉजी काम में लेनी पड़ेगी। अब बात है कि जब आपने वायर सेलेक्ट कर लिया, आपने पैटर्न चूज कर लिया और फिर आप इसको क्रिएट कर रहे हो, तो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। उसको हम कौन सी डिवाइसेस बोलते हैं? हैं? कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस काम में ली जाएंगी वो कहलाएंगी हमारी नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस, जब मैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूं, उनको कनेक्शन बनाने के लिए मुझे वायर्स की जरूरत पड़ेगी, एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। कनेक्टर प्लास्टिक का होता है जिसके हम क्या करते हैं, पोर्ट में ले जाके कनेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, रजिस्टर्ड जैक। उसके अंदर इंटरनल कितनी वायर्स होती है? जब आपने देखा होगा पतली पतली वायर्स होती है, कौन कौन सी होती है, कितनी होती है? 8 वायर्स होती है उसके अंदर। जब आप लैन केबल देखोगे, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, कवर को हटाओगे तो अंदर 8 वायर्स होती हैं पतली पतली। ठीक है, उसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे सिस्टम के साथ। जब हमने नेटवर्क बना लिया और सिस्टम रेडी कंडीशन में आ गया, फिर जब हमने क्या किया था, इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ था, तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के बाद बात आती है कि हम इस सिस्टम के थ्रू इंटरनेट से रिलेटेड एप्लीकेशंस कौन कौन सी एक्सेस करेंगे। तो आज की डेट में आईटी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में बात किया था कि आईटी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आएंगी। कौन कौन सी एप्लीकेशंस आएंगी? हम्म। क्या हुआ भाई? किसी के पास नहीं है जवाब? अभी जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो फिर ये याद आ जाएगा। कौन कौन सी भाई? मैंने आप लोगों से कहा था स्टार्टिंग में कि भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो एप्लीकेशंस हमारी कहलाएंगी ई गवर्नेंस। हाँ, अब ये तीनों एप्लीकेशन डिजाइन कैसे होगी? थ्रू कंप्यूटर साइंस, सीएस के थ्रू। अब सीएस में भी क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है, टेक्नोलॉजीज है, लाइक लैंग्वेज है, लाइक हमारा डेटाबेस है और नेटवर्किंग है। ये सब अलग अलग फील्ड है और इनसे ही क्या होंगी, एप्लीकेशन डिजाइन होंगी। उदाहरण का एक तरह मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था। मैं बहुत पिछली क्लासेस में
एग्जाम्पल दे चुका हूं, सारी चीज आपको समझा चुका हूं कि भाई हमारा एक डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, SJE, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ठीक है, अब इसका काम क्या है? स्कॉलरशिप देना। किसको? स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं जो बिलोंग कर रहा हूं, मेरी कैटेगरी है SC, ST, OBC, MBC और माइनॉरिटी। ठीक है, मैं इस पोर्टल पे गया और मेरे 12th क्लास के अंदर मार्क्स थे 95% और मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज की करंट डेट में ये डिपार्टमेंट का कंसेप्ट क्या है कि बच्चा आएगा, अपना डिटेल फिल करेगा और अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करेगा। लेकिन डिपार्टमेंट की अभी इन दिनों IT टीम क्या काम कर रही है, वहां के जो ऑफिसर है, IAS ऑफिसर डॉक्टर समित शर्मा, उन्होंने अपने IT टीम को एक डायरेक्शन दिए हैं कि मैं नहीं चाहता कि बच्चा पोर्टल पे आए और वो अपनी 12th की मार्कशीट अपलोड करे। बच्चे का काम खत्म करना है। बच्चा तो केवल अपना 12th का रोल नंबर डालेगा। लाइक बच्चे ने रोल नंबर डाल दिया, बोर्ड डाल दिया राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड डाल दिया CBSE अजमेर। जैसे ही बच्चे ने रोल नंबर डाला, बोर्ड सेलेक्ट किया, जो उसकी मार्कशीट है वो फैच होकर के कहां से आए? बोर्ड के डेटाबेस से। ठीक है, उस पे टीम की प्लानिंग चल रही है। तो वो एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वो किसके अंडर में आ जाएगी? ई गवर्नेंस में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि आज की डेट में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसको अप्लाई करने के लिए, यूज में लेने के लिए आपके पास डिवाइस होनी जरूरी है और डिवाइस के साथ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। अब इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में भी हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि ISPs होता है जो डायल अप कनेक्शन देता है, लीज लाइन कनेक्शन देता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हमें मिलते हैं। जब ये इस कैटेगरी में आ गई ई गवर्नेंस, आज की डेट में हमारे पास राजस्थान सरकार ने ई मित्र स्कीम लॉन्च करी। कितने ई मित्र है राजस्थान सरकार में? पहली बार फर्स्ट कब लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कब लॉन्च किया, कब एस्टेब्लिश किया था? अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये एक एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जो आपके करंट अफेयर्स, राजस्थान सरकार का एग्जाम है तो सरकार अपनी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी, डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछेगी, कितने पब्लिक सेक्टर के पोर्टल काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब लॉन्च हुआ, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इन सब, ये सारा हमारा वेब वाले टॉपिक का ही पार्ट है। तो बात आई कि भाई ई गवर्नेंस हम लोगों ने देखा, ये DUIT 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का कल्चर कब पॉसिबल है? जब इंटरनेट आया और आपके पास सिस्टम है, आपके पास डिवाइस है। ई कॉमर्स, आज हम क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग। हमारे पास OLX भी है, हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग साइट्स है जिसमें ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लगा हुआ है। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या है कि मैंने अपना डेबिट कार्ड डाला, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाली, पेटीएम डाली, गूगल पे डाला, फोन पे डाला, ये सारी कंपनियों से ये एप्लीकेशन कनेक्ट है। वहां पे आपने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, चूज किया और उसको पे किया, तो ये आपके होम पे डिलीवरी करेगा। तो ये सारा ट्रेंड किस में आ गया? ई कॉमर्स में आ गया। ई बैंकिंग का पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई आज जितने भी बैंक हैं वो अपने कस्टमर को, जो हमारी ब्रांच विजिट है उसको खत्म करता जा रहा है। ब्रांच विजिट का मतलब कि मैं गया पासबुक में एंट्री कराने के लिए, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो ऐप से ही अपना क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, वो जान लीजिए। तो वो ऐप जो उनका बना हुआ है वो हमारा सारा IT की एप्लीकेशन से बना हुआ है, CS से। अब उस एप्लीकेशन को क्रिएट कैसे किया गया? वो जो एप्लीकेशन एक नॉर्मल व्यक्ति काम में ले रहा है, तो वो एप्लीकेशन क्रिएट हो रही है हमारी लैंग्वेज से। वो लैंग्वेज कौन सी है? हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज जो है हमारी, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते हैं। अब वेब पेज वो होगा जो ऑनलाइन डिस्प्ले होगा, ऑफलाइन नहीं होगा हमेशा। और उस वेब पेज में क्या होगी? किसी ना किसी पर्टिकुलर
फील्ड की या पर्टिकुलर टॉपिक की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो वेब पेज को आपको डिजाइन करना है और वेब पेजेस से मिलकर के हमारी वेबसाइट बनती है। अब वेबसाइट जब बनाएंगे हम, तो वो पता है हम लोगों को कि वो हमारा एडवर्टीजमेंट का और प्रमोशनल एक्टिविटी है। प्रमोशनल एक्टिविटीज का मतलब जानकारी देने का और प्रचार करने का। ठीक है, तो वो वेबसाइट जब आप बनाओगे, क्रिएट करोगे, तो वो ऑनलाइन डिस्प्ले होगी, ऑनलाइन एग्जीक्यूट होगी। तो उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उसके पेजेस डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास डिजाइन लैंग्वेज है जिसका नाम होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब बात आती है कि लैंग्वेज क्या होती है कंप्यूटर साइंस के अंदर। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि लैंग्वेज यूजर को इंटरेक्ट कराती है उस सिस्टम के साथ। जैसे ओएस क्या करता है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराता है यूजर को, वैसे ही लैंग्वेजेस उस सिस्टम की टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें इंटरेक्ट कराता है। बात है कि भी HTML में टैग एक वर्ड आया, तो टैग हमें पता है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी टैग की, क्या होते हैं टैग, व्हाट आर टैग। कुछ है आइडिया टैग्स क्या होते हैं? आप तो थे, क्या होते हैं टैग? देखिए, मैंने आपको मेरी डे फर्स्ट की क्लास में कहा था कि रिपीट और रिवीजन हम सब ने ये पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में। मुझे पढ़ाते हुए 11 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि रिपीट और रिवीजन बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा था आप लोग, हाँ। हम्म मैंने सर को नोट्स तो दिए थे, वो आए नहीं क्या अब तक? नहीं, मैंने सर को अभी परसों नोट्स दिए थे जो मैंने अब तक कराए, वो शायद आ जाएंगी, PDF कन्वर्ट हो रही होगी आप लोग तक। तो मैंने टॉपिक बताया था टैग क्या होते हैं। तो टैग का मतलब मैंने बताया था कि एंगल ब्रैकेट के अंदर कुछ सेप अल्फाबेट होंगे और कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट होंगे, इनको हम टैग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए एक टैग है, लेकिन जब मैं यहां पे लिख दूंगा IMG, तो ये भी एक टैग हो जाएगा। तो यहां पे एक सिंगल अल्फाबेट आया और ये कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, ये सेपरेट किए गए हैं एंगल ब्रैकेट से, इनको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। ये फिक्स्ड है, जिन्होंने टैग क्रिएट किए उन्होंने सेपरेशन प्रोवाइड करने के लिए, हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h। तो वहां पे आपको पता है कि एंगल ब्रैकेट भी लिख सकते हो और आप डबल कोटेड्स में भी उस हेडर फाइल को लिख सकते हो। ठीक है, तो सेपरेशन प्रोवाइड करती है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन के या ये पर्टिकुलर जो टैग है ये अपना स्पेसिफिक टास्क करेगा। ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर पोर्शन दे दिया जाता है। अब जब हमने टैग की बात करी, तो टैग से पहले मैंने कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड, अभी संडे को क्लासेस हुई थी उसमें टॉपिक डिस्कस किए थे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। आप लोगों ने किसी ने देखी थी क्लास? वो संडे को हुई थी मैराथन क्लास, यूट्यूब पे देखी थी। उसमें मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने? वो कंप्लीट रिलेटेड थे इंटरनेट हिस्ट्री से रिलेटेड। इंटरनेट हिस्ट्री का मतलब कि जो कंप्यूटर इंटरनेट डेवलप किया गया, कब से कब तक किया गया और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे आई। जैसे कि क्वेश्चन था, IAB की फुल फॉर्म क्या है? किसी को याद है IAB की फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों में से किसी ने वो ऑनलाइन क्लास चेक ही नहीं की होगी। क्या है IAB की फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। अब ये ऐसी फुल फॉर्म है जो मैंने 4 बुक रिसर्च करके मैंने भी ढूंढ करके निकाली है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है कंप्यूटर जब डेवलपमेंट हो रहा था, तो उस 1969 से लेकर के 85 के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने। एक फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, W3C। इसकी क्या फुल फॉर्म थी? वर्ल्ड वाइड वेब। सी का मतलब है, सी का मतलब था वर्ल्ड वाइड वेब, सी का मतलब कंसोर्टियम। ठीक है, ये किसने बनाई थी? ये टिम बर्नर्स ली ने ये संस्था बनाई थी। इसका क्या काम था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेलेक्ट द नेम विच प्रोवाइड्स फ्री सॉफ्टवेयर फॉर ए यूजर, पब्लिक यूजर। ऐसी कौन सी संस्था है जो पब्लिक यूजर के लिए फ्री सॉफ्टवेयर बनाती थी?
तो वो नाम था W3C। इसके फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स ली। कब बनी ये संस्था? 1994 के अंदर। तो आप जब पेपर सामने आएगा ना, तो आपको उस क्वेश्चनरीज को देखना जो मैंने वीडियो में डाली है, आपको एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैंने भी एक एक लाइन टू लाइन रीड करके वहां से क्रिएट किए हैं। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे बनेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि HTML में टैग होते हैं, और टैग के थ्रू हम क्या करते हैं? पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो पेज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले टैग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमें पड़ेगी प्लेटफॉर्म की, एडिटर की। तो एडिटर कौन सा है? वो नोटपैड एडिटर है। तो क्या नोटपैड में जब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिखता हूं, तो नोटपैड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, यही नहीं सुना आप लोगों ने? मैंने बोला कि नोटपैड के अंदर डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है, उसको सेव करने का एक्सटेंशन है। अब यहां पे .docx किसने बोला? इस नोटपैड में जब भी आप सेव करोगे तो .txt, नोटपैड। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। वर्डपैड में मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उस डॉक्यूमेंट को मेरे को सेव करना है, तो एक्सटेंशन क्या होगा? आप बताइए। आप नहीं पता? लास्ट नहीं है पता? सबसे लास्ट आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं। मैं नोटपैड की बात ही नहीं कर रहा। नोटपैड का तो डॉक्यूमेंट जब मैं बनाऊंगा तब तो .txt होगा। नोटपैड में मैं HTML टैग लगाऊंगा तब .html होगा। इसके जस्ट बाद वाली बात पे आ गया मैं कि वर्डपैड हमारा एक क्या है? टूल है, एप्लीकेशन है, जिसपे डॉक्यूमेंट मैंने बनाया उसको सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? हम्म। इसका हाँ, अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप लोग छोड़ चुके हो। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन वहां पे आएगा पेपर के अंदर कि वर्डपैड के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या है। तो आपको ये फुल फॉर्म मिलेगी, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। बी में मिलेगा .html, सी में मिलेगा .cdr, और डी में मिलेगा RTF। अब चूज करो क्या है आंसर। RTF है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं, रिच टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब वहां पे जब हमारे पास ऑप्शन आएंगे ना, तो इसी तरह से सिमिलर सिमिलर आएंगे। जैसे आपने बोल दिया रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, लेकिन आंसर है रिच टेक्स्ट फाइल। तो वहां पे जो 1-2 घंटे का प्रेशर पीरियड होगा, उसमें 100 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के हो जाएंगे। क्वेश्चन भी सीरीज में नहीं आएंगे, आपको पता है। क्वेश्चन कभी भी सीरीज में नहीं आएंगे कि HTML के 5 है तो HTML के एक क्वेश्चन होगा, HTML का एक होगा, नेटवर्किंग का एक होगा, डेटाबेस का एक होगा, प्रोग्रामिंग का। वो क्यों पेपर सेटर बनाते हैं? ताकि बच्चा उस टाइम माइंड पे जोर डाले। जितना उसको जोर डालने की जरूरत पड़ेगी उसको टाइम कंज्यूम होगा, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इन सब चीजों को माइंड में फीड करते हुए कि पेपर सेटर किस तरह से पेपर बनाते हैं। एक ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सीक्वेंस में आपको 5-5 क्वेश्चन मिल गए। पहले आ गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, फिर आ गया नेटवर्किंग का, फिर आ गया। तो आपको वहां पे बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को रीड भी करना है, और उसके आंसर को भी रीड करना होगा, क्योंकि सिमिलर सिमिलर वर्ड्स भी काफी चलते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे प्लेटफॉर्म और एडिटर की। तो हमारा एडिटर कौन सा है? नोटपैड, जहां पे हमने क्या किया? टैग को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो टैग क्या होते हैं उसके बारे में हमने देखा कि टैग एक सिंगल कैरेक्टर होगा या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होगा जो एंगल ब्रैकेट से सेपरेटेड किया गया है। अब बात आती है कि पहली बार HTML से पेज कब डिजाइन किए, कौन से साल में डिजाइन किए गए? बताया था मैंने। हाँ, बोलो भाई, फर्स्ट वेब पेज कब कौन सी ईयर में डिजाइन किया गया? 1981? नहीं, 1991। ठीक है, और 1993 में कौन आया था? फर्स्ट वेब ब्राउजर आया था जिसका नाम था मोजेक। और मोजेक बनाया किस
पर्सन ने था? मोज़ेक किसने बनाया था? आप लिखो मत, मैं सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम कम रहता है, तो मैं जैसे जैसे सर को प्रोवाइड करा रहा हूं। बट ये है कि नोट्स में जो दूंगा आप लोगों को है, नहीं आप सुनो, सुन करके याद रखो, भूल नहीं जाओगे, मैं एक एक चीज आपको दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि जो मैं मैटर दूंगा उसमें से क्वेश्चन पूरे 100 आएंगे, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 4-5 जगह से रिसर्च करके क्वेश्चन बनाता हूं, मैं निकालता हूं मैं। 1993 मोज़ेक। अब मोज़ेक जो पहला वेब ब्राउजर आया था उसको किसने बनाया? हु इज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट वेब ब्राउजर मोज़ेक? ये क्वेश्चन मैंने बना दिया और ऑप्शन में दे दिया चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, मार्क एंडरसन और मार्क पीटरसन। तो मार्क एंडरसन उसका सही आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद 1993 के बाद सेकंड वेब ब्राउजर कौन सा है? मान लो फर्स्ट नहीं पूछा उसने तो सेकंड पूछ लिया, तो सेकंड नेटस्केप नेविगेटर है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। वो कब आया? 1995 में। ठीक है, अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, ब्राउजर के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया, हम नोटपैड में अपने क्या कर रहे हैं, टैग को अप्लाई कर रहे हैं। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, जो पब्लिकली लॉन्च किया गया ना, जो जनता के यूज के लिए, वो ये था मोज़ेक। ठीक है, आपको कहीं जगह बहुत अनसिस्टमेटिक मिलेगा, लेकिन जो फिक्स है ना, जिसको रेफर किया गया है, वो ये मोज़ेक ही है, और इसके जो फाउंडर थे वो मार्क एंडरसन थे। फिर 1995 ये हमारा स्टार्टिंग है। अब बात आई कि भी HTML में आपको क्या करना है, टैग इंप्लीमेंट करना है। तो हमें पता है कि भी टैग इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हमें टाइप्स ऑफ टैग की बात करनी पड़ेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैग वी हैव इन HTML? कितने तरह के टैग हैं? तो उसको क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, पेयर टैग और पेयर टैग और है भाई, पेयर्ड इसका दूसरा नाम है कंटेनर, और सिंगुलर इसका दूसरा नाम है एम्प्टी। ये दोनों ही टैग हैं। अब इन दोनों में क्या होगा, इसमें होगा एक स्टार्ट एंड और एक ये एंड एंड। इसको अपन बोलेंगे ओपन, इसको अपन बोलेंगे क्लोज टैग। ठीक है, अब ये हमने देखा। अब ये क्लोज कैसे होगा, ये हमारा फर्स्ट एंड है और यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया तो ये हमारा लास्ट एंड है। जबकि सिंगुलर में क्या होगा, वन एंड, ये बी आर आपने लिखा और इसके साथ स्लैश लगा दिया, तो ये एक ही एंड पे स्टार्ट का भी काम कर रहा है और स्टॉप का भी काम कर रहा है। तो ये हमारे पेयर्ड और सिंगुलर और एम्प्टी के टैग हो गए। अब बात कीजिए करेंगे हम कि नोटपैड हमने ओपन किया, तो नोटपैड में जब हम इन टैग को अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कि HTML एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा हमारा HTML टैग, ये स्टार्ट होगा और ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा। उसके बाद आएगा हमारा हेड टैग, ये हेड क्लोज होगा। इसके अंदर टाइटल टैग और टाइटल क्लोज होगा, और इसकी बॉडी टैग और बॉडी क्लोज होगा। अब जब इस स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अब HTML टैग क्या बताता है, बिगनिंग ऑफ HTML प्रोग्राम। आप लोगों ने सी पढ़ी है, सी में हैश साइन क्या बताता है, हैश साइन ये डिफाइन करता है बिगनिंग ऑफ सी प्रोग्राम। सिमिलरली HTML के प्रोग्राम में HTML टैग ये बताता है बिगनिंग ऑफ HTML प्रोग्राम। हेड वो सेक्शन है जो कि क्या करेगा, अदर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को अदर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को ऐड करेगा। ठीक है, इस पेज के साथ, HTML पेज के साथ। टाइटल वो टैग है जो इस पर्टिकुलर पेज का टाइटल हमें कहां दिखाएगा, टाइटल बार के अंदर। अब टाइटल बार से मुझे ध्यान आया, टास्क बार और स्टेटस बार क्या होती है? टास्क बार कहां होती है, नीचे, और स्टेटस बार वो भी नीचे होती है। तो कौन सी एग्जाम्पल तो बताओ कि ये टास्क बार है और ये स्टेटस बार है।
फंडामेंटल कंप्लीट हो गया ना आप लोगों का? है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, तो स्टेटस बार और टाइटल बार अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे? इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लूं, उसमें पहुंच गए तो? इनपुट में पूछ लूं? स्कैनर और ओसीआर मशीन में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, वन बाय वन। हाँ, और मैंने ये टॉपिक आपको बताया भी था। ये डिफरेंस नहीं हुआ, वो तो उसके नाम से मालूम चल रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इट रीड्स ओनली ऑप्टिकल रिटर्न कैरेक्टर्स, और स्कैनर आर यूज टू स्कैन ए पर्टिकुलर हार्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है। मेजर डिफरेंस क्या है जो टेक्निकल डिफरेंस है? मैंने आप लोगों को बताया भी था। मैंने बोला था कि स्कैनर हमेशा सिस्टम में जेपीजी इमेज क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना पेपर रखा, स्कैन किया, मेरे सिस्टम में जेपीजी इमेज कन्वर्ट होगी। जबकि ओसीआर मशीन हमेशा बिटमैप इमेज कन्वर्ट करती है। जो आपने डॉक्यूमेंट दिया, उसकी बिटमैप इमेज कन्वर्ट कर। अब बिटमैप इमेज कौन सी होती है? जो पेंट की फाइल होती है ना, एमएस पेंट की, उसको हम बिटमैप इमेज बोलते हैं। डॉट बीएमपी उसका एक्सटेंशन होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, टाइटल लिखा, जो टाइटल बार में आया, हेड यहां पे क्लोज हो गया। बॉडी वो सेक्शन है जो जिस तरह से हम सी के प्रोग्राम की मेन बॉडी मानते हैं वॉइड मेन फंक्शन से, उसी तरह से जो हमारे पेज को डिजाइन करने के लिए टैग डिफाइन किए जाएंगे, वो एचटीएमएल के सारे टैग इस बॉडी सेक्शन में डिफाइन किए जाएंगे। अब आपको पता है कि एचटीएमएल के अंदर जो कैप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि टैग आप अप्लाई कहां करोगे? तो टैग आप बॉडी सेक्शन में अप्लाई करोगे। ठीक है। जब मैंने ये फाइल का स्ट्रक्चर लिख दिया, तो इसको मैंने सेव किया। डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम दोनों ही एक्सटेंशन वैलिड है आपके पास। क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों में ही टिक करना है। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेज की डिजाइनिंग शुरू करेंगे। अब पेज की डिजाइनिंग से पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों से मैंने बात की थी कि भाई कोई भी वेब पेज जब हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं और डिजाइन करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको पब्लिकली एक्सेस कैसे करवाया जाता है? तो पब्लिकली एक्सेस कैसे करवाया जाता है, ये क्वेश्चन है। बाय विच मेथड, बाय विच मेथड ए वेब पेज इज डिफाइंड फॉर पब्लिक यूज? ऑप्शन में मैंने दे दिया एफटीपी ट्रांसफर, ऑप्शन बी में दे दिया एसएमटीपी ट्रांसफर, और ऑप्शन सी में दे दिया वेब होस्ट, और ऑप्शन डी में दे दिया वेब डिस्प्ले। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था कि वेब पेज पब्लिकली कब डिस्प्ले किया जाता है? जब तक उसकी होस्टिंग नहीं की जाती है। अब वेब होस्टिंग भी अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि होस्टिंग में होगा क्या, किस तरीके से होस्ट करवाया जाता है, सर्वर पे क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। एक होता है सी पैनल, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। एक होता है फाइल जिला, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि सर्वर पे होस्टिंग करते टाइम किसी वेब पेज की, इन दो का बहुत मेजर रोल है। फाइल जिला के थ्रू वो होस्ट की जाती है, और सी पैनल जहां पे वो सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये HTML वाला पोर्शन शुरू किया है, और मैं आज इन सब के नोट्स सर तक प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप लोग उसको रीड करना।